बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हमने जो है आपके चैप्टर नंबर 3 के लास्ट टॉपिक जो कि 3.8 नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़ है, इसको डिस्कस करना है। पहले जो है हम मेन जो कॉन्सेप्ट हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि जब हम इस टॉपिक को पढ़ें तो हमें वो तमाम के तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे से समझ आए। नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे मेन चीज़ है जो हमने समझनी है वो ये है कि हमने देखा है कि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। तो क्या वजह है और वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कुछ के अंदर से गुजरती है और कुछ के अंदर से नहीं गुजरती। किस कंपाउंड से इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी और किससे नहीं गुजरेगी, ये उसके दरमियान उसके अंदर मौजूद बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है। और इस बॉन्डिंग की वजह से ही उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर मुख्तलिफ चेंजेस भी आते हैं। तो किस कंपाउंड से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी या नहीं करेगी, ये उस कंपाउंड के मौजूद एटम जो हैं उनके दरमियान में जिस तरह की बॉन्डिंग मौजूद है उस पर डिपेंड करती है। मतलब उस कंपाउंड के अंदर मौजूद जो एटम हैं वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इस चीज़ पर इलेक्ट्रिसिटी का पास होना या ना होना जो है वो डिपेंड करता है। इन आयनिक कंपाउंड के अंदर द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन, वो आयन जिनके ऊपर मुख्तलिफ चार्जेस होते हैं, आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या चार्जेस जो जिनके ऊपर ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल के अंदर। अब यहाँ पर ये जो वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और क्रिस्टल लैटिस है, इसके कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है पॉजिटिव और जो हमारे पास नेगेटिव आयन्स होते हैं जिनको ऑपोजिटली आयन चार्ज्ड आयन कहते हैं, उनके दरमियान में जो अट्रैक्शन होता है, जो कशिश होती है, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर NaCl के अंदर सोडियम जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसको जो है वो हम केटाइन कहते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास क्लोराइड आयन होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इसको हम एनाइन कहते हैं। तो इन दोनों ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान में जो अट्रैक्शन होता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब आपको पता है कि जो सेम चार्जेस होते हैं जैसे कि पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये एक जैसे चार्जेस होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर करते हैं, परे धकेलते हैं। और इसके बरक्स जो है नेगेटिव और पॉजिटिव मुख्तलिफ चार्जेस होने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे कि जो है हमारे पास सोडियम और क्लोराइड जो है, इसके अंदर जो पॉजिटिव केटाइन और एनाइन जो है वो एक दूसरे को ऑपोजिट चार्जेस होने की वजह से अट्रैक्ट करते हैं और इसी अट्रैक्शन को जो है वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जो है वो हम क्रिस्टल लैटिस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? मिसाल के तौर पर आपके पास सोडियम और क्लोराइड दो तरह के आयन मौजूद है जिनको हम NaCl भी कहते हैं। जब किसी भी सॉलिड के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप के जो आयन्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ मौजूद होते हैं, तो उसको जो है वो हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। मिसाल के तौर पर हम NaCl की ही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि एक आयनिक सॉलिड और क्रिस्टल लैटिस भी होता है। तो क्रिस्टल लैटिस इस तरह होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर चाहे सोडियम लिखती हूँ और क्लोराइड लिखती हूँ। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब पूरे क्रिस्टल लैटिस के अंदर, पूरे क्रिस्टल के अंदर जो है वो सोडियम के साथ क्लोराइड होगा, क्लोराइड के साथ जो है हमारे पास सोडियम होगा। तो इसी खास पैटर्न के साथ जब एक पूरे क्रिस्टल के अंदर अरेंजमेंट होगी, जैसे कि यहाँ पर फिर सोडियम आ जाएगा और यहाँ पे फिर क्लोराइड आ जाएगा, फिर सोडियम के साथ जो है वो क्लोराइड आ जाएगा और सोडियम के साथ फिर क्लोराइड आएगा और इस तरीके से यहाँ पर भी नीचे सोडियम आ जाएगा। तो इस पूरे क्रिस्टल लैटिस मतलब पूरे सॉलिड के अंदर जब आयंस की इस तरीके के साथ जो है वो रेगुलर अरेंजमेंट मतलब खास तरतीब होगी तो उसको जो है वो हम क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। जैसे कि सोडियम के साथ हमेशा क्लोराइड आयन आ रहा है, फिर सोडियम के साथ नीचे देखो तो आप क्लोराइड आयन आ रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के साथ प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ जो है इस पूरे लैटिस के अंदर अरेंज होंगे, तो इसी को ही जो है वो हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। क्रिस्टल लैटिस का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब किसी भी सॉलिड क्रिस्टल के अंदर जो है वो आयन प्रॉपर तरतीब के साथ अरेंज हुए होंगे तो उसको जो है वो हम क्या कहेंगे, उसको जो है वो हम क्रिस्टल लैटिस कहेंगे।
अब सिंस द आयन्स आर रिजिड इन आयनी कंपाउंड, कहते हैं आयनी कंपाउंड के अंदर जो आयन्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, तो क्या होता है, सच कंपाउंड देयरफॉर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ वेरी स्टेबल सॉलिड विद सिग्निफिकेंटली हाई मेल्टिंग पॉइंट। कहते हैं तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो कंपाउंड होते हैं वो रिलेटिवली स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है सॉलिड का लिक्विड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाना। कहते हैं सिंस द आयन्स आर स्फेरिकल एंड ऑपोजिटली चार्ज, कहते हैं आयन जो होते हैं स्फेरिकल मतलब गोल गोल होते हैं सर्कल की फॉर्म में, एंड ऑपोजिटली चार्ज मतलब सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। दे कैन सराउंड ईच अदर फ्रॉम ऑल साइड, तो ये जो है वो एक दूसरे को जो है वो हर साइड से जो है वो ऑपोजिट चार्जेस को अपने इर्द गिर्द क्या कर लेती है, सराउंड कर लेती हैं, घेर लेती हैं। जैसे कि सोडियम है तो उसके इर्द गिर्द आपको जो है वो क्लोराइड आयन नजर आ रहे हैं, और इसी तरीके से ये जो है वो ऑपोजिटली चार्ज आयन से जो आयन्स होते हैं अपने आप को घेर लेते हैं। Ionic bonds are non-directional. This arrangement of ion is called crystal lattice. कहते हैं जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इसी अरेंजमेंट को हम क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन द क्रिस्टल लेटिस, कहते हैं अगर अब हम ये जो क्रिस्टल लेटिस है इसके ऊपर बाहर से एक्सटर्नल है वो दबाव डालते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो क्या होता है, इट ब्रेक इजीली, तो ये जो क्रिस्टल है ये क्या करता है, टूट जाता है। इट शोज, ये चीज बताती है कि आयनिक सॉलिड्स आर हाईली ब्रिटल, कि आयनिक सॉलिड जो है वो बहुत आसानी से टूट सकते हैं। इन द सॉलिड फॉर्म के अंदर आयनी कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, के सॉलिड फॉर्म के अंदर जब ये आयनी कंपाउंड होगा, ठीक है, क्रिस्टल की फॉर्म में, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, अपने से बिजली को पास नहीं होने देगा, ठीक है, क्योंकि इन क्रिस्टल्स के अंदर जो आयन्स होंगे उनके दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये क्रिस्टल के अंदर आयन जो होंगे एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती के साथ टाइटली हेल्ड होंगे, बहुत मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े हुए होंगे और मूव नहीं कर सकेंगे। और जब मूव नहीं कर सकेंगे तो इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्री आयन्स ना मौजूद होने की वजह से नहीं पास कर सकती। However, in the molten state, जब हम उसको मेल्ट कर लेते हैं आयनी कंपाउंड को, तो उसकी मोल्टन पिघली हुई स्टेट के अंदर द आयन गेट फ्री, आयन जो होते हैं उसके अंदर से फ्री हो जाते हैं, क्योंकि लेटिस जो है वो टूट जाता है, एंड स्टार्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और तब फ्री आयन्स पैदा होने की वजह से, मौजूद या अवेलेबल होने की वजह से जो है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हो जाती है, मतलब बिजली वहां से पास करना शुरू कर देती है। आयनिक सॉलिड्स आर आल्सो जनरली सॉल्युबल इन वाटर, इस चीज़ का क्या मतलब है कि आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो पानी के अंदर आमतौर पर हल होते हैं, हल पजीर होते हैं। इसको अब हम समझते हैं। आयनिक सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, इस चीज़ का क्या मतलब है, अब हम ये समझते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास नमक, जिसको NaCl कहते हैं, उसका हमारे पास एक टुकड़ा है या फिर एक छोटा पीस है, जिसके अंदर आपको पता होगा कि Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब उसको जो है, उस NaCl के टुकड़े को हम पानी के अंदर जो है, नमक को जो है हम पानी के अंदर जो है वो डालते हैं, तो पानी के अंदर ये हल हो जाता है। ये चीज़ हमें पता है कि थोड़ी देर बाद नमक जो होता है वो गायब हो जाता है। अब ये जो नमक है पानी के अंदर सॉल्युबल कैसे हो जाता है, इस चीज़ को अब हम समझते हैं। अब होता ये है कि जब हम किसी बीकर या किसी बर्तन के अंदर जो है वो NaCl जो नमक होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, जब उसको हम पानी के अंदर जो है वो डालते हैं, तो क्या होता है, आपको पता है कि जो पानी है उसके अंदर जो है हमारे पास H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, और ये जो H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं इस NaCl के टुकड़े को हर तरफ से जो है वो घेर लेते हैं, ठीक है, हर तरफ से, चारों तरफ से इस पानी के टुकड़े को, NaCl के नमक के टुकड़े को चारों तरफ से घेर लेंगे। और अब आपको पता है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, तो ये जो पानी है ये NaCl को जो है वो चारों तरफ से क्या करेगा, घेर लेगा, और पानी जो है वो इस NaCl के जो टुकड़ा है नमक का, इसको जो है वो अपनी फोर्स से क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, मतलब कि तोड़ देगा। तो इस तरीके से टूटने के बाद आयन्स के अंदर जो है वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में तब्दील हो जाएगा और इजीली पानी के अंदर जो है वो हल हो जाएगा। वाटर नॉट ओनली ब्रेक द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कहते पानी ना सिर्फ आयन्स NaCl आयन्स के दरमियान में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना सिर्फ इसको तोड़ता है, बट आल्सो हाइड्रेट द रिजल्टिंग फ्री आयन, बल्कि जो आयन बनते हैं उसको जो है वो क्या करता है, हाइड्रेट भी करता है। जैसे कि यहाँ पर आपको सोडियम आयन नजर आ रहा है जो कि NaCl से टूट कर आया है, और अब आप देखो कि इस सोडियम आयन के गिर्द जो है वो आपको चारों तरफ जो है वो वाटर मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर इसी को ही जो है वो हम हाइड्रेशन कहते हैं। तो यहाँ
यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन में क्या होता है कि सोडियम आयन जो आपको नजर आ रहा है उसको चारों तरफ से ये वाटर के मॉलिक्यूल जिसको H2O कहते हैं वो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसको चारों तरफ से जब घेर लेते हैं तो उसको जो है वो हम हाइड्रेशन कहते हैं। सिंपली हम ये कहते हैं कि जब भी किसी आयन को पानी के मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेर लेते हैं तो उसको हम हाइड्रेशन कहते हैं। तो अब हाइड्रेशन की डेफिनेशन है, इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन के प्रोसेस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, सराउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं एंड इंटरेक्ट और लिंकेज बना लेते हैं विद द आयंस और मॉलिक्यूल्स, दूसरे आयंस और मॉलिक्यूल्स को। सिंपली हम ये कहते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल्स किसी भी आयंस को चारों तरफ से घेर कर उसके साथ लिंकेज या बॉन्डिंग कर लेते हैं तो उसी को जो है वो हम हाइड्रेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सोडियम में नजर आया। अब इसी तरीके से क्लोराइड आयन के अंदर भी आप देखो, अब Na के साथ साथ क्लोराइड आयन भी तो नमक के अंदर से रिलीज हुआ है ना। तो जिस तरह सोडियम को पानी के मॉलिक्यूल्स ने चारों तरफ से घेरा, इसी तरीके से क्लोराइड को भी पानी के मॉलिक्यूल चारों तरफ से अपने H पॉजिटिव पार्ट को इस्तेमाल करके क्लोराइड Cl नेगेटिव के साथ जो है वो अट्रैक्शन शो करके जो है वो चारों तरफ से जो है वो घेर लेंगे। तो इसी को जो है वो हम हाइड्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वाई आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म। कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट नहीं करते। तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है कि आयनिक सॉलिड के अंदर जो होते हैं वो आयंस जो होते हैं टाइटली हेल्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ फ्रीली मूव नहीं कर सकते, तो इस वजह से सॉलिड फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अब यहाँ पर बिल्कुल जैसे ऊपर जो है वो स्ट्रक्चर बने हुए हैं हाइड्रेशन के, वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर बनाया हुआ है। जैसे ऊपर सोडियम को वाटर मॉलिक्यूल ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, तो इधर भी जो सोडियम है एटॉमिक फॉर्म में उसको दिखाया गया है। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो उसको चारों तरफ से घेरा हुआ है। यहाँ पे ये जो रेड कलर का ऑक्सीजन है और ये व्हाइट कलर के जो है ये हाइड्रोजन एटम है। सेम उसी तरीके से जैसे ऊपर दिखाया, तो आपने जो है ना वो ऊपर वाली कर लेनी है डायग्राम, नीचे वाली नहीं करनी। अब जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इन एक्वस सोल्यूशन का मतलब होता है जो पानी के अंदर हम किसी भी चीज का सोल्यूशन बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड इन एक्वस सोल्यूशन जो है वो क्या करते हैं, आल्सो कंडक्ट करते हैं, गुजरने देते इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को अपने से, बिकॉज क्योंकि फ्री आयंस कैन नाउ मूव टुवर्ड देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। क्योंकि आपको पता है कि जब हम पानी के अंदर जो है वो किसी आयनिक कंपाउंड को हल करते हैं तो पानी क्या करता है, अपनी अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से उसके क्रिस्टल को तोड़ देता है और वहां से फ्री आयंस निकाल देता है, और वो जो फ्री आयंस मूव करते हैं टुवर्ड देयर, अब किसकी तरफ मूव करेंगे, अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे जो वर्ड इलेक्ट्रोड है इसका क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है वो यहाँ पर एक बैटरी है और हमने इस बैटरी के दोनों एंड्स को दो मेटल की लोहे की प्लेटों के साथ जोड़ दिया है। एक पॉजिटिव एंड को हमने एक प्लेट के साथ जोड़ दिया, ठीक है, और इसी तरीके से दूसरे एंड को जो है वो हमने दूसरी प्लेट के साथ जोड़ दिया जिसको हम नेगेटिव एंड कहते हैं, ठीक है। अब बैटरी का या पॉजिटिव टर्मिनल लोहे की एक प्लेट के साथ जुड़ता है तो वो एनोड बन जाता है, और बैटरी का जो दूसरा टर्मिनल जिसको हम नेगेटिवली चार्ज कहते हैं, जब वो लोहे की प्लेट के साथ जुड़ता है तो उसको जो है वो हम कैथोड कहते हैं। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो एनोड और जो कैथोड होते हैं इन दोनों को ही हम मिलाकर जो है वो इलेक्ट्रोड कहते हैं। हम यहाँ पे दोबारा भी लिख देते हैं कि एनोड और कैथोड जो है वो दोनों क्या कहलाते हैं, हमारे पास एनोड और कैथोड हमारे पास इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। अब कहते हैं व्हेन आयनिक कंपाउंड जनरली रिएक्ट इन एन एक्वस सोल्यूशन। कहते हैं आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ज्यादातर एक्वस सोल्यूशन पानी के सोल्यूशन के अंदर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। व्हेन वी मिक्स टू सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, जब हम दो आयनिक कंपाउंड के सोल्यूशन जैसे कि AgNO3 NaCl को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, द पॉजिटिव आयन ऑफ वन कंपाउंड, एक कंपाउंड का पॉजिटिव आयन रिएक्ट कर जाता है दूसरे नेगेटिव आयन के साथ दूसरे कंपाउंड से, और एक नई चीज जो है वो बनकर सामने आती है। जैसे कि AgNO3 और NaCl एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास एक नया कंपाउंड बन जाता है। अब हम जो है वो इस चीज को समझते हैं। अब चाहे हमारे पास AgNO3 हो या फिर NaCl हो, दोनों के दोनों जो है हमारे पास आयनिक कंपाउंड है। क्यों आयनिक है हमें पता है, Na हमारे पास मेटल होता है, क्लोराइड हमारे पास नॉन मेटल होता है। इसी तरीके से Ag हमारे पास मेटल और NO3 हमारे पास नॉन मेटल। जब हम NaCl और AgNO3 को जो है वो मिक्स करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने एक बीकर लिया और उस बीकर के अंदर जो है हमने NaCl को और
AgNO3 को जो है वो मिक्स किया तो क्या होगा कि पानी की हाइड्रेशन पावर की वजह से AgNO3 और NaCl जो है वो हमारे पास आयंस के अंदर जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, अलहदा हो जाएंगे। और फिर जब आयंस के अंदर अलहदा हो जाएंगे तो क्या होगा कि सिस्टम के अंदर जो मौजूद सोडियम है पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से अपने कंपाउंड से निकल कर जो है वो क्या करेगा, NO3 के साथ जुड़ जाएगा। और क्लोराइड नेगेटिवली चार्ज होता है और वो क्या करेगा कि पॉजिटिवली चार्ज Ag के साथ जुड़ जाएगा। और इस तरीके से हमारे पास AgCl और NaNO3 नाम का एक नया कंपाउंड जो है दो आयनिक कंपाउंड के मिक्स होने से बनकर सामने आता है। अब ये जो AgCl है इसके जो है वाइट कलर के जो है वो सिल्वर क्लोराइड जिसको कहते हैं उसके प्रेसिपिटेट जो है वो हमें नजर आएंगे। और आपने जो है ना इसको MCQ के तौर पर जो है ना वो प्रिपेयर कर लेना है कि वाइट प्रेसिपिटेट जो होते हैं वो सिल्वर क्लोराइड के जो हमें मिलते हैं जब NaCl और AgNO3 एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, इसको हम पढ़ लेते हैं कि कंडक्शन जो है आयनिक कंपाउंड की इन मोल्टन स्टेट एंड इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सोल्यूशन हैज़ बीन यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर मैनी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। कहते हैं जो आयनिक कंपाउंड है क्योंकि वो अपने अंदर से कंडक्शन कर सकते हैं, मतलब बिजली को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास कर सकते हैं मोल्टन और एक्वस स्टेट के अंदर, तो इसको जो है वो हम बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड और एलिमेंट बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मोल्टन स्टेट का क्या मतलब है कि जब हम NaCl को हीट करते हैं तो वो पिघल जाता है, तो उसी को जो है वो हम मोल्टन स्टेट कहते हैं। अब यहाँ पर अब कहते हैं मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए जो है हम सोडियम मेटल को और क्लोरीन गैस को बना सकते हैं। इसी तरीके से जो है वो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड को पानी के अंदर हल करके जो मिक्स करके सोल्यूशन बनाया जाता है उसको एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। तो कहते हैं हम जो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है उससे जो है वो हम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जिसको NaOH कहते हैं इसको और इसके अलावा क्लोरीन गैस को अलहदा कर सकते हैं, बना सकते हैं। कहते हैं डायमंड जो है उसके पास भी एक्सेप्शनल हार्डनेस होती है कि वो बाकी चीज़ों से एक ओवर द काउंटर जाकर जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और इसी वजह से इसको जो है वो हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे कि डायमंड को हम ट्रिप्ड ग्लास कटर के तौर पर यूज़ करते हैं, मतलब कि शीशे की जो चीज़ें होती हैं ना उनको काटने के लिए हम डायमंड को इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो है हम डायमंड को ड्रिल बिट्स के तौर पर भी यूज़ करते हैं कि बड़ी बड़ी जो हमारे पास रॉक्स होती हैं उनको जो है वो कट लगाने के लिए, उनको ड्रिल करने के लिए जो है वो हम जो है वो किसका इस्तेमाल करते हैं, डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से ग्रेफाइट को भी हम पेंसिल के अंदर, पॉलिशेस के अंदर और क्रूसिबल के अंदर यूज़ करते हैं। और ग्रेफाइट को हम इलेक्ट्रोड के तौर पर भी यूज़ करते हैं बैटरी सेल्स के अंदर और इलेक्ट्रिक फर्नेस जो कि बिजली से चलने वाली जो भट्टियाँ होती हैं स्टील की प्रोडक्शन के लिए हम उसको वहाँ पर भी इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में कहा गया है कि जो एलिमेंट का आपको मैंने बताया हुआ काफ़ी मरतबा के प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। जब ये दो या दो से ज़्यादा एटम एक दूसरे के साथ फिक्स रेशियो के साथ कंबाइन करते हैं तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। तो कहते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड इन विच एटम आर कोवलेंटली बॉन्डेड बिहेव वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द आयनिक कंपाउंड। मतलब यहाँ पे सिंपल ये बात की इनकी कहने की कोशिश की जा रही है कि दो या दो से ज़्यादा एटम जब कोवलेंटली बॉन्ड करते हैं उनकी नेचर और जो आयनिक बॉन्डिंग होती है उसकी नेचर जो होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। मतलब कि कोवलेंट बॉन्डेड एटम और आयनिकली बॉन्डेड एटम जो होते हैं उन दोनों का बिहेवियर एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। अब कहते हैं यहाँ पे जो एलिमेंट है प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एग्जिस्ट एज कोवलेंटली बॉन्डेड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एक्सेप्ट द इनर्ट गैसेज। कहते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो राइट साइड पर जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं वो सारे ही कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल नजर आ रहा है, पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पे ये जो आपको जितने भी एलिमेंट नजर आ रहे हैं सारे ही इनर्ट गैसेस को छोड़कर, मतलब नोबल गैसेस को छोड़कर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और ये जो इस साइड पे लेफ्ट साइड पे नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो आयनिक बॉन्डिंग शो करते हैं। यही बुक के अंदर बात लिखी हुई है। अब यहाँ पे ब्रोमीन Br2 की बात की गई है कि जो ब्रोमीन है ये एग्जिस्ट पाई जाती है एज अ वोलेटाइल, मतलब कि जो कि वेपर्स की फॉर्म में, बखरात की फॉर्म में जो है वो किसी भी जगह से जो है वो निकल सकती है। तो कहते हैं जो ब्रोमीन है एज अ वोलेटाइल वेपर फॉर्म में फ्यूम का मतलब होता है धुएं को हम फ्यूम कहते हैं। तो जो ब्रोमीन है वो वोलेटाइल फ्यूमिंग लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, वाइल एलिमेंट लाइक कार्बन, फॉस्फोरस एंड सल्फर जो है ये कोवलेंट सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और ऑल द सॉलिड एलिमेंट एग्जिस्ट बोथ इन द अमोर्फस एंड द क्रिस्टलाइन फॉर्म। तमाम के तमाम जो सॉलिड्स हैं वो या तो अमोर्फस और या फिर क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये अमोर्फस और क्रिस्टलाइन का क्या मतलब है, इसके कॉन्सेप्ट को अब हम समझते हैं।
अमोर्फस फॉर्म का क्या मतलब होता है? मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि जो कोयला है हमारे पास वो कार्बन की क्या है, अमोर्फस फॉर्म है। कैसे अमोर्फस फॉर्म है? क्योंकि जो कार्बन एटम होते हैं, कोयले के एक टुकड़ा फॉर एग्जांपल हम लेते हैं तो उस टुकड़े के अंदर, जिसको ये मैंने आपको ब्लू से शो किया, ये कार्बन का एक, कोयले का जो है वो एक टुकड़ा है और इसके अंदर जो कार्बन एटम है बेतरतीबी से अरेंज है। कोई कार्बन एटम यहाँ मौजूद है, कोई कहाँ मौजूद है, बेतरतीबी से जो है इस पूरे टुकड़े के अंदर मौजूद है। कहीं पर भी प्रॉपर अरेंजमेंट आपको नजर नहीं आ रही। तो कोयले के अंदर जो कार्बन एटम है वो बिल्कुल बेतरतीबी के साथ अरेंज होते हैं, इसीलिए इसको हम कोयले को कार्बन की अमोर्फस फॉर्म कहते हैं। और दूसरी फॉर्म होती है क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब होता है कि जब एटम जो होते हैं प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ किसी भी क्रिस्टल के अंदर अरेंज होते हैं तो उसको हम उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म कहते हैं। मतलब सिंपल हमने ये कह दिया कि अमोर्फस फॉर्म का मतलब है जब बेतरतीबी से एटम अरेंज होते हैं, और क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि जब एटम की एक खास और प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। अब यहाँ पर हम कोयले की बात करते हैं कि कोयला जो है, जिसको हम कोल कहते हैं, ये जो है एक फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की पैदावार के लिए। आपको पता है कि कोल प्रोजेक्ट के नाम से भी हमारे भी कंट्री के अंदर एक जो है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, जिसके अंदर जो है वो कोयले से बिजली पैदा की जा रही थी। तो ये जो है वो एज अ पावर जनरेटिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं डायमंड के अंदर जो होता है हर कार्बन एटम जो होता है वो मुख्तलिफ नेक्स्ट चार एटम से जुड़ा हुआ होता है। कैसे जुड़ा हुआ होता है? कोवलेंट बॉन्डिंग के तौर पर। जैसे कि यहाँ पर हम ड्रॉ करके भी देख लेते हैं कि एक कार्बन एटम मजीद चार कार्बन एटम के साथ, और इसी तरीके से ये वाला अगला जो होगा वो अगले कार्बन एटम के साथ जो है वो जुड़ा होगा। इसलिए कार्बन जो है उसको जो है वो हम इस पूरे अर्थ प्लेनेट का सबसे हार्डेस्ट थिंग भी कहते हैं। इस पूरी अर्थ प्लेनेट का सबसे जो सख्त तरीन जो चीज है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास डायमंड है। इसलिए डायमंड को हम कटिंग, पॉलिशिंग और ड्रिलिंग टूल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। अब आगे ग्रेफाइट को बताया, वो भी कोल की तरह जो है वो कार्बन का जो है वो एक एलोट्रॉप है। इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। ग्रेफाइट जो होता है उसके अंदर लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि हेक्सागोनल रिंग से मिलकर बना होता है। अब जो हेक्सागोनल रिंग होती हैं वो क्या होती हैं? इस तरह की 6 कार्बन वाली जो 6 कॉर्नर वाली जो रिंग होती है उसको हम हेक्सागोनल रिंग कहते हैं। और ये रिंग जो होती है एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकती हैं, और इसलिए इसको जो है इसी वजह से जो है लुब्रिकेंट के तौर पर, जो है नरम करने वाले एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। दीज लेयर्स इन ग्रेफाइट है मोबाइल इलेक्ट्रॉन। कहते हैं ग्रेफाइट के अंदर ये जो लेयर्स होती है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर से जो है आसानी से करंट पास कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड के बारे में बात की है। बाइनरी का मतलब होता है टू कोवलेंट कंपाउंड का आपको पता है कि म्यूचुअल शेयरिंग से जो कंपाउंड बनता है। तो कहते हैं बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड जो है वो लो टेम्परेचर लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करते हैं पानी के अलावा, जैसे कि मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, HCl और NO2 और CO2। ये सारे के सारे क्या हैं? ये बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड है। ठीक है, दो डिफरेंट एटम जो एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए जुड़े। इसी तरीके से जो वाटर है और हाइड्रोजन फ्लोराइड जिसको HF कहते हैं वो भी लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के अंदर। कहते हैं जो लिक्विड वाटर है उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, हमें पता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती हैं। कोवलेंट मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl जिसको कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, नाइट्रिक एसिड जो है कम्प्लीटली पानी के अंदर आयनाइज होकर जो है स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर करते हैं। जैसे कि HCl जो है पानी के अंदर जब हल होगा तो जो है वो आयंस के अंदर टूट जाएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन के अंदर जो है वो टूट जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या करता है? H पॉजिटिव और सल्फेट आयन के अंदर जो है वो अलहदा हो जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। उम्मीद है आपको जो है वीडियो की समझ आई होगी। अल्लाह।